हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टीम्ड एजुकेटर। हम लोगों ने अभी तक मोल को ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे कि कैसे उनका नेम करते हैं, और कुछ सॉरी कुछ फेमस कंपाउंड्स हैं उनका कॉमन नेम भी देखेंगे क्या होता है। अगर आपको इनका कॉमन नेम पता होगा तो इन फ्यूचर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आईयूपीएसी क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख ही सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अगर हम लोग इसको समझें तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी कंपाउंड जो भी हमको दिखाया जाता है, या कोई भी एग्जांपल ले लें, लाइक CO2। CO2 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक अमोनिया, अमोनिया इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ इसमें केवल हाइड्रोजन है, अमोनिया में। CO2 में ओनली कार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, तभी जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा क्या होता है क्या नहीं। अब हम लोग देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। एक्चुअली वाइटल फोर्स थ्योरी इज अ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग ये पता करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेराइव किए जाते हैं। जब वो मर जाते हैं या वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ही हम उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेराइव कर सकते हैं। बट बाद में जाके पता चला, और 1828 के पहले का कॉन्सेप्ट ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इस चीज को एम्फोसाइज करती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल ह्यूमन बींग्स से ही डेराइव किए जा सकते हैं, जो लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं। बट 1828 के बाद या 1828 पे एक वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। एक्चुअली उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को एक प्रकार से देखा जाए तो गलत साबित कर दिया। उन्होंने किया क्या, अमोनियम साइनेट NH4CNO को हीट कर दिया लैब में और यूरिया बना दिया, NH2CO NH2। ये एक पहला ऐसा कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था और ऑर्गेनिक था। वाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन ये आता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो पता चला कि कार्बन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। और आज आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मुझे बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन है कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, कि हमारी पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच बना दी गई है। कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं। तो यही क्वेश्चन था, व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये था कि C6, ये जो हमारा 6C12 लिखा है, जिसमें 6 हमारे एटॉमिक नंबर है, 12 इसका एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये जो मैंने डब्बे बना के रखे हुए हैं, इनको मैं डब्बा इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये 11th वाले बच्चे जो 10th पास करके हैं उनको ये डब्बे जैसे दिख रहे हैं, बट ये डब्बे नहीं है। ये S ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, ये 2S ऑर्बिटल को शो कर रहा है, और ये 2p ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप अरेंज करेंगे। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। SPDF का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ SPDF क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग, और आगे जब आप केमिस्ट्री में और भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब इनका 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पहले एक एक बक्से पे 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यहाँ पे भी देखो 2 भर गए। फिर यहाँ पर सिंगल 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 भरते हैं, और अगर कोई मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरने होते हैं तो 1 2 3 एंड देन 4th वन यहाँ से स्टार्ट होता है, देन 5th वन एंड 6th वन। तो ऐसा कुछ भरने का सीक्वेंस होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन था, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। बट इन केस ऑफ, अगर हम बात करते हैं
एक्साइटेड स्टेट की, तो जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, 2s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है और वो 2p ऑर्बिटल में चला आता है। तो इससे हम लोगों को टोटल ये 4 ऐसे ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जो सिंगल इनके में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमको 4 ऐसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल गए जो जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 4 अपनी वैलेंसी शो करता है, या यूं कह सकते हैं कि वो 4 ऑर्बिटल अपने फ्री करके रखता है, जिससे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम दूसरे एटम से या अपने सिमिलर एटम से अटैच होने की ईज प्रोवाइड करता है। जैसे कि कार्बन कार्बन से अटैच हो सकता है बहुत आसानी से। कार्बन स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करता है, चेन बना लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट चेन। कार्बन ब्रांचिंग भी कर सकता है क्योंकि कैटिनेशन पावर इसकी अच्छी, वो किसी भी कार्बन से इजीली अटैच हो जाता है। कार्बन रिंग फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो ये सब आप समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन का पहला रीजन तो ये था, वो एक्साइटेड स्टेट में 4 वैलेंसी शो कर लेता है, और दूसरा रीजन मैंने दिया इसकी कैटिनेशन पावर अच्छी होती है। एक और भी केस है कार्बन के, इसीलिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। द रीजन इज इसके पास हाइब्रिडाइजेशन करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। लाइक अगर आप देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बहुत आसानी से कर लेता है, sp2 भी हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी कर लेता है। अब जो 11th के स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानते हैं उनको वेट करना होगा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या। अभी के लिए वो बस इतना जो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ वो इतना समझ लें कि हाइब्रिडाइजेशन में sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलकर जब हाइब्रिड बनाता है तो इस प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलकर जब हाइब्रिड बनाता है। अच्छा, ये हाइब्रिड क्या होता है और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इन सब के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। अभी आप बस ये जान जाइए कि जब एक्साइटेड स्टेट का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिया, एक वाला यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो आपको दिख रहा होगा ये 2s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन ये जो इनसे है, इनसे कंबाइन करके 4 बना लेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने इसकी स्पेस दिखा रखी है, इसे शेप ऐसा करके कुछ ये ऐसा बना लेगा। फाइन, तो मैं इसको हटा देता हूँ, काफ़ी ऑकवर्ड है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 ऐसे हमको मिल जाएंगे जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप देख भी सकते हैं 1s और p3, तो 4 हमारे पास टोटल लोग होंगे जिनसे हम हाइब्रिड फॉर्म कर सकते हैं। तो एक ये ऐसा बन जाता है, दूसरा वाला ऐसे फॉर्मेशन कर लेता है, तीसरा, और चौथा वाला कुछ इस मैनर में आ जाता है कि उनका अगर प्लेनर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है। एक कार्बन हमारा यहाँ पे होगा, 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 और हर एक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन रख सकता है। ये तो आपको पता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो 2 करस्पॉन्डिंग ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेथेन का अगर सबसे सिंपल फॉर्म देखें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो आप देख सकते हैं इनके बीच का जो बॉन्ड है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। ये टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो एंगल आता है और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, एक s ऑर्बिटल यानी 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p के 2 इलेक्ट्रॉनों से कंबाइंड होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, sp2 में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ये प्योर ऑर्बिटल की तरीके बिहेव करता है। अब की बार क्या होंगे, sp2 में ये और यही के पार्टिसिपेट करेंगे। sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, यानी कि टोटल 3 अपने को मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक ये प्योर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने इसको ऐसा कुछ दिखा रखा है, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाए ये हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये इक्विलाइकली एक दूसरे से एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, यानी कि 120 डिग्री ईच एंड एवरी के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री। फाइन,
और ये जो इनका प्योर ऑर्बिटल था जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जैसे कि इसकी बात करें जिसको मैंने क्रॉस लगा रखा था, वो ऐसा इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये प्लेन ऐसा कुछ है तो इसके जो प्योर ऑर्बिटल होता है ये इसके कुछ इस प्लेन में आता है। ओके, ये प्योर पी ऑर्बिटल है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होने के लिए 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी तो होगी, अब ये चौथी वैलेंसी कैसे कंप्लीट हो, तो ये प्योर पी ऑर्बिटल देखिए इनके अराउंड आ जाता है। एक्चुअली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल है ये इनके प्लेन के, जो ट्राइंगुलर प्लेनर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक्चुअली ये ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका शेप होता है, आप देख भी सकते हैं शेप। तो इस पे ये जो शेप आ रही है लाइक ये 120 डिग्री ऐसा, ये जो 120 डिग्री मैंने बनाने की कोशिश किया, ये जो 120 डिग्री, ये जो 120 डिग्री, ये जो 120 डिग्री बनाने की कोशिश की है। ओके, ये जो 120 डिग्री मैंने बनाने की कोशिश की है ऐसे, इनके बीच पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा ये प्योर ऑर्बिटल्स आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा पूरा प्योर ऑर्बिटल अगर हमें यहाँ बनाना होता तो कुछ मैं ऐसा बनाता। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल बना दिए, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल बना दिए, तो ये पी पाई इनके ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आपको याद रखना होगा कि एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल उसको बोलते हैं, जो सिंगल सिंगल है हमारे बॉन्ड्स है, और डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा टोटल हमारे बॉन्ड्स होते हैं जब भी डबल बॉन्ड की बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये तो देख ही लिया, आप साथ ही में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी लोगों ने पढ़ रखा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसके आजू बाजू वाले कार्बन पे हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं sp2, बट जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उस और इसके इधर साइड केवल 3 हाइड्रोजन ही है देखा जाए तो, और इसके इस वाले कार्बन पे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इनको और प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको ऐसे देख सकते हैं, ये वाला कार्बन के देखो 3 ऐसे सिंगल हाइड्रोजन थे, फिर ये सिंगल बॉन्ड था, जैसे कि सिंगल बॉन्ड मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है, फिर ये C और ये H को मैंने ऐसे नीचे लगा दिया, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH2 को मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये डबल बॉन्ड में पी पाई बॉन्ड होगा, मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे इसकी बात करें तो ये बॉन्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो 1s ऑर्बिटल है, तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे sp3 और 1s ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्ड को बोलेंगे sp3 और sp2 के बीच बॉन्डिंग हो रही है, और इसको बोलेंगे इस वाले कार्बन को sp2, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये s है, तो sp2 और 1s के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। आपको ये चीजें थोड़ी समझनी होंगी, काफी क्वेश्चंस इसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन जिससे जुड़ा है वो सिंगल है तो sp3, ये वाला कार्बन जिन दोनों कार्बन जुड़ा है वो भी सिंगली बॉन्ड से अटैच है sp3, ये वाला कार्बन जिन दोनों कार्बन जुड़ा है, इवन 3 कार्बन जुड़ा है sp3, ये वाला कार्बन जिस कार्बन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है sp3, ये वाला कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हमने बताया ना इसके सराउंडिंग में हर एक बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, ये वाला कार्बन इधर इधर सब जगह देखा तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। अब आती है sp हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम लोग ऊपर से चलें और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे केवल एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होता है, ये वाला भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि केवल ये दोनों जिनमें मैंने क्रॉस बना दिया है ये प्योर ऑर्बिटल की तरह बिहेव करते हैं, बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल 2 ही होते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ये ऐसे बनाएंगे तो इनको आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा एक S और एक P करके ऐसा हमारा बन जाता है। ओके, तो इनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसको बोलते हैं लीनियर शेप है। और यहाँ पर जो प्योर ऑर्बिटल्स है ना, ये मैंने रेड कलर से दिखा रखे हैं, ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर्स होते हैं, यानी जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं ये रेड कलर से ऐसे ऐसे होंगे, और यहाँ पर भी अगर ये ऑर्बिटल हमारा कुछ इस शेप में है, यानी आप अगर इस एक्सिस को अगर मान लीजिए ये z एक्सिस है हमारी, तो अगर ये z एक्सिस में है तो ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है,
तो अगर ये z एक्सिस में है हमारा ऑर्बिटल 180 डिग्री पे लीनियर शेप में, तो इनके जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये प्योर ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। अगर हमारा कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के सराउंडिंग में जो भी कार्बन अटैच होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, रिमेंबर sp होता है। और यहाँ वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके आजू बाजू सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3। इस वाले कार्बन के आजू बाजू देखा तो डबल बॉन्ड आ गया तो sp2। इस वाले कार्बन के बगल बगल में देखा तो डबल बॉन्ड आ गया sp2। इस वाले कार्बन के बगल में देखा तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। कार्बन के इधर उधर देखा ट्रिपल बॉन्ड आ गया sp। तो उम्मीद करते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हाइब्रिडाइजेशन भी एक की रोल प्ले करता है इस चीज को जस्टिफाई करने में कि हाइड्रोजन के क्यों इतने, कार्बन के क्यों इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाते हैं इसमें बहुत सारे। अच्छा, इसका मैंने एक कुछ शेप बना के रखा था कि जो आपके लीनियर शेप के ऑर्बिटल्स बनते हैं ऐसे, और लाइक अगर इसी की बात कर लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH का ऐसा कुछ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रखा है। वेट 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 ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है, यहाँ पर ये जो है ये H वाले ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। ये हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये लीनियर उनको शो कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखा रखा था इस चीज को, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्लेन है, जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं, वो ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करेंगे। प्लस प्लस इस चीज को शो कर रहे हैं इसके ऊपर है, और ये वाला प्लेन जो शो कर रहा है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों ही प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस से भी आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश करी हुई है। अब बात करते हैं एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर क्या होता है। ये सब भी हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं sp3 में एस कैरेक्टर 25% होता है, पी कैरेक्टर 75% होगा। sp2 में 33.33 समथिंग होता है परसेंटेज, 66.6 समथिंग होता है पी कैरेक्टर। sp में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, या 50% कह लें इनके कंपेयर में। तो sp ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन sp2 देन sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी चेक करनी हो किसी भी कंपाउंड की, तो हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन पहले निकाल के देख लेंगे एंड ये चेक कर लेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि sp की सबसे ज्यादा होती है। आइए अब देखते हैं कुछ और। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन हेल्प करता है काफी चीजों को हमें एक्सप्रेस करने में, जैसा कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मैं लीनियरली ऐसे भी लिख सकता था कि मैं लिख देता CH3, ऐसा करके मैं लिख सकता था CH3, ओके, और फिर ऐसा करके CH2, ऐसा करके मैं लीनियरली लिख सकता था। बट मैं बॉन्ड नोटेशन का इसलिए हेल्प लेता हूँ जिससे मुझे CH3 CH2 ऐसा करके टाइम बच जाए। सभी को पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इस कार्बन से अगर ये बॉन्ड है तो 3 रिमेनिंग हाइड्रोजन लगेंगे ताकि 4 वैलेंसी पूरी हो जाए। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड ये लग गए, यानी कि 2 हाइड्रोजन की नीड पड़ रही है, तो मैंने एक्स्ट्रा H2 जोड़ दिया। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, 2 बॉन्ड ये लगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन की नीड पड़ रही है। इस कार्बन के सामने ये बॉन्ड है, यानी 3 हाइड्रोजन की नीड पड़ रही है ताकि 4 वैलेंसी हो जाए। ऐसा करके हम इनको लीनियर भी लिख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, CH2 और CH3, ओके, ऐसा ऐसा लीनियर भी लिख सकते हैं। तो बॉन्ड नोटेशन का मतलब ये होता है जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे तो कार्बन होता ही होता है। बॉन्ड नोटेशन की खास बात होती है जो रेड डॉट्स हैं उनमें आप कार्बन हमेशा मान सकते हैं, इसीलिए मैंने उनको रेड से दिखाया हुआ है। और जो शार्प टर्न होते हैं, जो शार्प कार्नर्स होते हैं, वहां पे भी कार्बन होता है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप 2 H जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ जोड़ के दिखाए हुए हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे भी आप कार्बन कार्बन रख देंगे। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 बॉन्ड यहाँ, यानी 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, तो 1 H लगा के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। 2 बॉन्ड है तो यानी 2 H की कमी पड़ रही है, 1 बॉन्ड है यानी 3 H की कमी पड़ रही है। ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा यानी 2 H की कमी पड़ रही है। तो इस प्रकार हमारे इस बॉन्ड नोटेशन से हम लोग इस पे पहुंच सकते हैं कि ये कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए। अब 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 हम लोग इस पे देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन लिख लेंगे, यहाँ पे भी कार्बन लिख लेंगे, यहाँ पे भी कार्बन लिख लेंगे। ऐसे हम लोग कार्बन लिखते रहेंगे, क्योंकि टर्मिनल्स पे, शार्प कॉर्नर पे, जहाँ जहाँ रेड पॉइंट है वहाँ कार्बन होना ही चाहिए। बॉन्ड नोटेशन का मतलब ही होता है यहाँ पे हर जगह कार्बन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, ओके।
मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये कार्बन नहीं लग रहा है। ओके, नाउ ये कार्बन हमारा होना चाहिए। तो इनको भी जब हम लोग लिखेंगे, इस कार्बन की 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 H की कमी पड़ रही, तो मैंने 2 H लगा दिए। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 H की कमी पड़ रही, मैंने 3 H लगा दिए। इस कार्बन के 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड है, तो मैंने एक भी H नहीं लगाया। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ये, यानी 1 H की कमी पड़ रही, तो मैंने 1 H लगा दिया। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 H की कमी पड़ रही है, तो मैंने 3 H लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो 2 H की कमी पड़ रही, तो CH2 मैंने लगा दिया। ये देखो CH2। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे फिगर में, ये बेंजीन इसको बोलते हैं। और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर कार्बन एज्यूम कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ रेड डॉट्स हैं। तो देखो कार्बन 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 कार्बन, मैंने डॉट्स की जगह, रेड डॉट्स की जगह कार्बन एज्यूम कर लिया। और 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो डबल बॉन्ड है ही, 3 बॉन्ड ये, तो 1 बॉन्ड एक्सक्यूज मी मैंने लगा दिया। यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड मैंने यहाँ पर भी लगा दिया। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पर C6H6 इसका फॉर्मूला हो जाता है। बाईसाइक्लो में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो कॉर्नर से वहाँ पे कार्बन लगाना होगा, ये देखिए कॉर्नर पे मैंने कार्बन लगा रखे हैं, कार्बन 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 कॉर्नर पे लगा रखे। फिर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H2 से मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर दी। बाईसाइक्लो का मतलब होता है 2 साइक्लिक रिंग्स जुड़ी होना। यहाँ 2 साइक्लिक रिंग्स जुड़ी हुई हैं, एक ये रिंग और एक ये रिंग। तो 2 साइक्लिक रिंग जब कुछ इस मैनर में जुड़ी होती है, जिसको बाईसाइक्लो बोलते हैं। अब लोग कुछ बाईसाइक्लो रिंग्स देख के उनका हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के आजू बाजू देखते हैं, डबल बॉन्ड तो नहीं यहाँ है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे sp3 होगा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे भी sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। जहाँ जहाँ मैं ब्लू कलर का डॉट बना रहा हूँ वहाँ sp3 होगा। ओके, यहाँ पर भी sp3 होगा। इसके आजू बाजू देखिए सिंगल बॉन्ड sp3, इसके आजू बाजू ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, इसके आजू बाजू ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp, इसके आजू बाजू देखा तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इस वाले कार्बन का sp3, इस वाले कार्बन का sp3, इस वाले कार्बन के आजू बाजू डबल बॉन्ड है तो sp2, इस वाले कार्बन के आजू बाजू डबल बॉन्ड है तो sp2। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। आइए और प्रैक्टिस करते हैं, आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, आजू बाजू इस वाले कार्बन की बात करें, अगर इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की जिसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन की बात करें जिसको मैं ब्लू कलर शेड कर रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि उसके आजू बाजू डबल बॉन्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि इसके आजू बाजू डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी sp2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। 4 वैलेंसी कंप्लीट इसलिए हो रही है क्योंकि 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 4 वैलेंसी, यानी इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी हो गई। 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, एक यहाँ कार्बन जो आएगा उसको हाइड्रोजन से मैं बैलेंस कर दूंगा, तो ये वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बॉन्ड नोटेशन में वैलेंसी का ख्याल नहीं रखते हैं कि 4 हैं कि नहीं। बॉन्ड नोटेशन का मतलब ही होता है कि हम उनकी वैलेंसी अपने मन से फुलफिल कर सकते हैं, जब नीड होगी तो हम हाइड्रोजन लगा के उनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, बाकी सबके कार्बन बाकी सब जगह sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। यहाँ की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इधर भी सिंगल बॉन्ड sp3 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 sp3। इधर देखो, इधर डबल बॉन्ड आ गया sp2, इधर डबल बॉन्ड आ गया sp2। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, ये देखो इसके आजू बाजू डबल बॉन्ड आ गया sp2। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, आजू बाजू डबल बॉन्ड आ गया sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी आप समझ गए होंगे। इस वाले कार्बन का sp3 डबल बॉन्ड कहाँ है, आजू बाजू डबल बॉन्ड कहाँ है। अब बात करते हैं, देखो डबल बॉन्ड आ गया sp2। इस वाले कार्बन के इस आजू बाजू देखो, हाँ आ गया डबल बॉन्ड sp2। इस वाले कार्बन के आजू बाजू देखो सारे सिंगल बॉन्ड है sp3, सारे सिंगल बॉन्ड है sp3। तो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इनको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो बोलते हैं। हेलो ग्रुप्स हमारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, प्रीफिक्स में ज़्यादातर इनका यूज होता है। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फिर मैंने लिख दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये मैंने एल्कोहल लिख दिया है। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, ये डबल बॉन्ड एल्कीन को दिखा रहा है, OH दिखा रहा है एल्कोहल को, NH2 दिखा रहा है एमीन को। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, उनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और क्लोज्ड चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं।
ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन का मतलब होता है जो रिंग नहीं बनी होती बट ऐसे चेन फॉर्म में होते हैं, ओपन होते हैं। एसाइक्लिक का मतलब होता है बिना कोई साइकिल के। और क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं क्लोज रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। होमोसाइक्लिक का कुछ ये एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि एक ही पूरी रिंग बन गई। और होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक को पहचानने का तरीका होता है जो पूरी रिंग में केवल और केवल कार्बन होते हैं, उस पूरी रिंग को फॉर्म करने के लिए अगर कार्बन का यूज किया गया है तो होमोसाइक्लिक। और जिस पूरी रिंग को फॉर्म करने के लिए अगर किसी अदर एलिमेंट का यूज कर दिया गया है अदर देन कार्बन, कोई भी एलिमेंट, तो हमारी वो हेटेरोसाइक्लिक होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका जनरल नेम होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन में कार्बन नहीं आया है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो ये हेटेरो है। यहाँ पे देखो कार्बन तो आया नहीं रिंग फॉर्मेशन में, एन आ रहा है और बोरॉन आ रहा है, यानी नाइट्रोजन बोरॉन आ रहा है। इसका नाम होता है N3B3H6 बोराजोन। और ये देखो इस ऐसी भी रिंग बनती है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक होती है, इसका नाम होता है फ्यूरॉन। इसका भी NH ऐसा करके, ये भी हमारी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है, रिंग का एग्जांपल है। ये हमारी हेटेरोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि इस पूरी रिंग के फॉर्मेशन में सारे कार्बन है। ये भी हमारी हेटेरोसाइक्लिक नहीं क्योंकि जो रिंग फॉर्मेशन होती है उनमें देखो सारे के सारे कार्बन है कि नहीं, हाँ कार्बन है, यहाँ से मतलब नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज की। ये एक काफी डेफिनेशन पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए होमोलॉगस सीरीज का। हर एक होमोलॉगस सीरीज किसी ना किसी सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करती है। मैं भी एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा कि सेम जनरल फॉर्मूला क्या होता है। और होमोलॉगस सीरीज जो होती है उनमें हमेशा 14 AMU का एटॉमिक मास का गैप होता है। 14 AMU का मतलब होता है CH2 का गैप होता है। CH2 का अगर आप लोग एटॉमिक मास निकाले या मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो C का 12 होता है एटॉमिक वेट, H का होता है 1, बट 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 AMU एटॉमिक मास डिफरेंट होता है जब हम इसके एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाते हैं। यानी ये एक चेन को फॉर्म करते हैं और हर एक चेन का मेंबर जो होता है, हर एक दूसरा मेंबर के बीच का जो मॉलिक्यूलर वेट का जो डिफरेंस होता है वो 14 AMU का होता है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी होमोलॉगस सीरीज होती है, उन सीरीज के हर एक मेंबर की आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा आइडेंटिकल होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम नहीं होती, डिफर होती हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जब बढ़ेंगी तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता घटता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट एक ट्रेंड को फॉलो करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलॉगस सीरीज की बढ़ती है, एक ट्रेंड को फॉलो करती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहती है क्योंकि वो होमोलॉगस सीरीज को फॉलो कर रही है, एक ही फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। अब होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला क्या था, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट लिख रखा था, सेम जनरल फॉर्मूला। तो सेम जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है जैसे कि अल्कोहल की बात कर लेते हैं तो CnH2n+1OH, ये एक सेम जनरल फॉर्मूला। आप n की जगह कुछ भी रख दोगे, 1 रख दोगे, स्टार्टिंग 1 से ही करेंगे यूजुअली, तो 0 तो रख नहीं देंगे। तो अगर आप 1 रखते हैं तो CH3OH, CH3OH आप सभी जानते हैं मेथेनॉल को बोलते हैं CH3OH, तो ये मेथेनॉल को दिखा रहा है। आप एथेनॉल को रखते हैं अगर C2H5OH, तो आप मेथेनॉल एथेनॉल का जब एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 14 AMU का गैप था। ओके, नाउ ये एक सेम केमिकल फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और जितने भी अल्कोहल इस जनरल फॉर्मूले से बनेंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अब एमाइंस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है समझना। एमाइंस भी 3 टाइप के होते हैं। 1 डिग्री एमाइन जिसको प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, कभी भी 1 डिग्री वर्ड दिख जाए आप समझ जाना प्राइमरी बात बोली जा रही है। 2 डिग्री एमाइन यानी सेकेंडरी, और 3 डिग्री एमाइन यानी टर्शियरी एमाइन। तो 1 डिग्री एमाइन यानी प्राइमरी एमाइन क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और बाद में नाइट्रोजन की आपको पता है 3 वैलेंसी होती है नॉर्मली और बाकी 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हैं आप, ऐसे 2 लोन पेयर ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं, आप पेन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग कलर कुछ बढ़िया ले सकते हैं और इससे डिप को थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं इसको। तो ये देखो, ये मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के। तो नॉर्मल अगर एक नाइट्रोजन, ये लोन पेयर होते क्या, लोन पेयर हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कार्बन के 5 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में केवल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये और ये। बाकी के 2 रिमेनिंग बचे हुए हैं खुले ऐसे
तो उनको मैंने लोन पेयर कंसीडर कर लिया। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा होता है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो 1 डिग्री केस होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, यहाँ कार्बन होना चाहिए क्योंकि यहाँ शार्प टर्न है और 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, शार्प टर्न है, यहाँ देखो ये कार्बन होना चाहिए, शार्प टर्न है, ये कार्बन और N है, 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री है। सेकेंड डिग्री अमीन यानी सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं? नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए, जबकि 1 डिग्री में क्या था? नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। अब जब नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन से अटैच होगा तो बाकी जो हाइड्रोजन को हमने हटाया उसको किससे रिप्लेस कर दिया? यहाँ को कार्बन से। तो हमने देखो 2 कार्बन यहाँ ले आए, एक ये कार्बन यहाँ पे ले आए, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, एक कार्बन ले आए और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन ले आए। तो देखो नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, सिंगल हाइड्रोजन से अटैच है, 2 कार्बन और सिंगल हाइड्रोजन से अटैच है तो 2 डिग्री है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगल हाइड्रोजन 2 कार्बन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगल हाइड्रोजन 2 कार्बन, एक ये कार्बन और एक यहाँ पे ये कार्बन। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कार्बन है लेकिन ये सिंगल हाइड्रोजन 2 डिग्री है। 3 डिग्री में यानी टर्शरी एमीन क्या होते हैं? यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल तीनों जगह कार्बन 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 है। कार्बन, यहाँ पे भी आप कार्बन एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनल है, टर्मिनल में भी आप कार्बन एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कार्बन एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी आप एज्यूम कर सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है तो इनको हम लोग 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। अच्छा, ये जब कार्बन 4 लोगों से अटैच हो जाता है तो क्या होता है? तो जब नाइट्रोजन 4 लोगों से अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। यानी कि यहाँ पे जो मैंने स्टार बनाया है यहाँ पे प्लस साइन लग जाता है, आप स्टार लगा दो, कई बुक्स स्टार फॉलो करती है, कई बुक्स प्लस फॉलो करती, प्लस लगा दिया इसीलिए अमोनियम आयन लिख दिया है। यानी कि जब भी कभी कैटायन होता है उसमें IUM लगता है तो अमोनियम आयन हो गया। जैसे सोडियम आयन Na+, Al++, एल्यूमिनियम आयन, ऐसे अमोनियम आयन। NH मतलब N के बाहर यहाँ पे कुछ भी जोड़ लेना रादर देन हाइड्रोजन, आपको जब क्वाटरनरी अमोनियम आयन देखने को मिलेगा तो N और ऐसे करके 4 बॉन्ड प्लस लगा होगा तो क्वाटरनरी होता है। ये 3 डिग्री अमीन नहीं होता, लेकिन कोई बोले 3 डिग्री अमीन है ना, क्योंकि 3 डिग्री अमीन तो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ तो 4 कार्बन टाइप के आ गए क्योंकि टर्मिनल पे कार्बन तो होंगे, यहाँ कार्बन टर्मिनल्स पे कार्बन होंगे, यहाँ पे होगा टर्मिनल पे कार्बन, यहाँ पे होगा टर्मिनल पे कार्बन और यहाँ पे होगा टर्मिनल पे कार्बन। तो जब 4 कार्बन आ जाते हैं तो हम लोग उनको कुछ ऐसा समझते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की। जैसा कि अभी हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन देखा, अब हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन भी देखेंगे। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझने जाएंगे। अभी 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है जब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, या यूं कह लो कि एक कार्बन सिंगल एक कार्बन से जुड़ा होता है। काफी ये इजी सुनने में लग रहा है लेकिन इसको समझने में और भी आसान है, इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे ये कार्बन है, चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी सारे सिंगल बॉन्डेड, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी सिंगल है, 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन जहां टर्मिनल है उसको देखा जाए तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री कार्बन है? क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना वो सारे सिंगल है। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो 2 कार्बन से और जुड़ा होता है। जैसे ये वाला कार्बन था वो केवल एक कार्बन से जुड़ा था, तो इस वाले कार्बन को मैंने बोला 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी केवल इस कार्बन से जुड़ा था, डायरेक्ट इसी कार्बन से जुड़ा था। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा था और इससे जुड़ा था, तो ये वाले ने तो दोनों से दोस्ती करी ना, इस वाले कार्बन ने तो दोनों से दोस्ती करी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे कंसिडर करेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से दोस्ती कर लेता है तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और जब एक कार्बन डायरेक्ट केवल एक कार्बन से दोस्ती करता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन के आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, इसने इससे भी दोस्ती कर रखी है और इससे भी दोस्ती कर रखी है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन ने भी इससे दोस्ती कर रखी है, इस वाले कार्बन से दोस्ती कर रखी है, ये वाले कार्बन ने भी इस वाले कार्बन से दोस्ती कर रखी है, इस वाले कार्बन से दोस्ती कर रखी है। ओके, अब इस वाले कार्बन ने भी इससे दोस्ती कर रखी है। इस वाले कार्बन की बात करें अगर, इस वाले कार्बन की,
तो इस वाले कार्बन ने इससे दोस्ती कर रखी है, इससे दोस्ती कर रखी है 2 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन तो सिंगल एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी सिंगल एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री। अब ये वाला कार्बन देखो 2 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि इससे भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ये वाला कार्बन इससे दोस्ती, इससे दोस्ती, आजू बाजू कार्बन ही है, कार्बन कार्बन सारे 2 डिग्री होंगे हमारे कार्बन। अब बात करते हैं 3 डिग्री टर्शरी क्या होते हैं। तो टर्शरी में देखते हैं जब एक कार्बन लगातार 3 कार्बन से दोस्ती कर लेता है, ये कार्बन यहाँ पे होगा टर्मिनल, ये 3 कार्बन से दोस्ती कर रहा है, ये वाले कार्बन से भी, ये वाले कार्बन से भी और ये वाले कार्बन से भी, तो इनको टर्शरी कार्बन बोलते हैं। बट ये वाला कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से दोस्ती कर पा रहा है, ये वाला कार्बन केवल और केवल इस कार्बन से दोस्ती कर पा रहा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से दोस्ती कर पा रहा है डायरेक्ट, ये वाला कार्बन जो है ये वाला इसी कार्बन से तो डायरेक्ट जुड़ा है। ओके, तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हो गए। टर्मिनल्स के ज्यादातर 1 डिग्री होते हैं, और जो बीच वाला ऐसा केस बन जाता है जिसमें 2 डिग्री की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जैसे ये वाला कार्बन, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला जिसको मैं डॉट बना रहा हूं, इसने इससे भी दोस्ती कर रखी है, इससे भी दोस्ती कर रखी है, इससे भी दोस्ती कर रखी है, तो 3 लोगों से दोस्ती कर रखी है, 3 कार्बन से दोस्ती कर रखी है, तो 3 डिग्री। इस वाले कार्बन ने इससे दोस्ती कर रखी है, इससे दोस्ती कर रखी है, तो 2 लोगों से दोस्ती कर रखी है, तो 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को 2 डिग्री बोला, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि सबसे दोस्ती कर रखी है। यहाँ बात करते हैं, इस वाले कार्बन ने 3 लोगों से दोस्ती कर रखी है, इससे इससे इससे, ये वाले कार्बन ने इससे भी तो दोस्ती कर रखी है, इस वाले कार्बन ने भी। 3 डिग्री क्यों बोला, ये जो कार्बन था मान लो यहाँ पे, इसने 3 लोगों से दोस्ती कर रखी है, पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती, तीसरी दोस्ती। इस वाले कार्बन ने भी पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती, तीसरी दोस्ती। इस वाले कार्बन ने भी पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती, तीसरी दोस्ती। यहाँ पे देखो, पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती, तीसरी दोस्ती, पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती, तीसरी दोस्ती। इस वाले कार्बन को देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, तो 3 डिग्री हो गए। 2 डिग्री की बात करें, पहली दोस्ती, दूसरी दोस्ती। अब हम लोग बात करते हैं इनको समझने की, थोड़ा कलर और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा से ब्राइट कलर यूज होंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वाटर्नरी या 4 डिग्री कार्बन भी कुछ होते हैं, जब एक कार्बन लगातार 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको क्वाटर्नरी बोलते हैं। जैसे ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये 4 लोगों जुड़ा हुआ है, तो 4 डिग्री आ गया। ये वाला कार्बन लगातार 3 लोगों जुड़ा हुआ है, देखे किनसे, 1 2 3, 1 2 3। ये वाला कार्बन 2 लोगों जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, 1 एंड 2, तो 2 डिग्री आ गया। ये वाला कार्बन 1 एंड 2, 2 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है, आप लोगों को अगर मैं बता दूं 5 डिग्री 6 डिग्री, 5 डिग्री 6 डिग्री कभी एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन की 4 वैलेंसी के अलावा 5 वैलेंसी तो होती नहीं, जो आ जाएगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH ऐसा करके होता है, इसका जनरल फॉर्मूला कह लो, जनरल फंक्शनल ग्रुप का ऐसा रूल कह लो। बाकी अगर हम यहाँ CH3 जोड़ देते हैं तो इसका जनरल नेम होता है एसिटिक एसिड। आपको कॉमन नेम भी याद रखने चाहिए, जैसे यहाँ H लगा दे CH3 को हटा के, और ये पूरा वही ग्रुप है, ये वाला पूरा वही ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का। और ये जो फ्री वैलेंसी होती है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। यहाँ पे कोई भी आदमी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे CH3 जोड़ दिया तो एसिटिक एसिड, H जोड़ दिया तो फॉर्मिक एसिड, बेंजीन जोड़ दिया तो बेंजोइक एसिड, और अगर मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड ऐसे करके इसमें जोड़ दिया, इसमें करके ऐसा कुछ, तो हमारा हो जाएगा सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। अब यहाँ पे अभी सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, जब ये जो हमारा होता है COOH, उसमें बेंजीन तो जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे इसमें एक ऊपर OH और जोड़ देते हैं। बेंजोइक एसिड में अगर हम लोग OH और जोड़ देते हैं, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा लीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, देखो यहाँ 4 हो रही है, अब 5वीं क्यों दिखाना। यहाँ पे मैंने 5 भी दिखा रखी है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि थोड़ा सा गलत है, बैलेंस ही कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इसको देखते हैं, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना चाहिए, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना चाहिए कि क्या होता है। जैसे कि इसका सैलिसिलिक एसिड है, इसका सिनेमिक एसिड है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन इसका कॉमन नेम होता है। जैसे COOH यहाँ लगा हुआ है, OCOCH3 हम लोग ऐसा करके बेंजीन में अगर लगा देते हैं, जैसे OH अभी लगा दिया था तो इसका नाम हो गया था सैलिसिलिक एसिड। और अगर हम लोग OCOCH3 लगा देते हैं तो इसका नाम होता है
एस्प्रिन। एक्चुअली बेंजोइक एसिड में अगर OCO CH3 लगा देते हैं तो उसका नाम एस्प्रिन होता है। सैलिसिलिक एसिड में एसिटिल ग्रुप लगा दिया है, OCO CH3 को एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। और OH लगा देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड होता है। OH को हटा के एसिटिल ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। तो कॉमन नेम ज्यादा फेमस है एस्प्रिन। दवाइयों में काम आता है, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे क्लास 12th में तो उसमें काम आएगा। अच्छा, अभी नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड का केस देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये नहीं होता है कि बस C डबल बॉन्ड हो, OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, यानी यहाँ OH होना ही चाहिए। अगर यहाँ OH नहीं है तो ये कार्बोक्सिलिक से बिलोंग नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक से बिलोंग करता है, C डबल बॉन्ड हो, अगले वाले पे तुरंत OH आ गया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होता है, ओम्स गैप। O हमेशा ऑक्जेलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, M हमारा मेलोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, S हमारा सक्सिनिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, G ग्लूटेरिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, A हमारा एडिपिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है और P हमारा पमेलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एसिड्स होते क्या है आप इनको देख सकते हैं। जैसे O हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा टोमेटो में पाया जाता है, सभी को पता है। तो COOH, जब COOH यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगातार जुड़े होते हैं तो इनको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। जब इन्हीं COOH के बीच में CH2 आ जाता है, एक CH2 ग्रुप आ जाता है तो इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। जब दो CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। जब तीन CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। जब चार CH2 ग्रुप आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। जैसे कि मैंने चार के लिए देखो दिखाया हुआ है, COOH यहाँ बगल में CH2 करके चार, तो ये एडिपिक का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एडिपिक का। ओके, और जब पमेलिक एसिड आ जाता है तो 5 आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। सिस और ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं? जब हमारे COOH में इधर साइड, यानी होता क्या एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं। आपने एथिलीन का फॉर्मूला पढ़ रखा है? एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H होता है, ओके, यहाँ पे H होता है और यहाँ पे H होता है। ऐसा करके ये हमारा फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो जब इस हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर देते COOH से और इस हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर देते COOH से और ऊपर ऊपर ही ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। जैसे कि देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैंने COOH रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम होता है मेलोनिक एसिड। जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं तो मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला ये देखो। बट अगर हम लोग इसको उल्टा रिप्लेस कर देते, यानी इसको बना रहने देते, लेट मी चेक, इसको हटा देते हैं, जैसे इसको बना रहने देते और ड्रॉ करते यहाँ पे, ये इनको हटाते, यानी आजू बाजू को हटाते, इस हाइड्रोजन को हटाते, इस हाइड्रोजन को हटाते और हटा के यहाँ क्या रख देते? COOH। तो ये ऐसा कुछ आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, इन दोनों को अगर हटाते तो भी हमारा CC होता, ऊपर ऊपर हटाते तो भी सिस होता, इनको इनको हटा दे या इनको इनको हटा दे तो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक एसिड होता है, जबकि सिस फॉर्म का नाम होता है मेलोनिक एसिड। इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। पूरी बेंजीन रिंग में दो COOH लगे होते हैं, इसका थैलिक एसिड नाम होता है। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। जैसे CH3CH2 SO3H लिख देते हैं तो सल्फोनिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O C O CO, COOCO ऐसे पढ़ते हैं इसको। बाकी बनाते कैसे? जब हम लोग दो एटम ले लेते हैं या दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, किसके? एसिटिक एसिड के। ये हमारा एसिटिक एसिड है, सभी को पता है, विनेगर बोलते हैं इसको। तो एसिटिक एसिड के जब दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उनसे वाटर रिमूव कर देते हैं तो जो फाइनल कंपाउंड बनता है, ऐसे करके वाटर रिमूव कर दिया तो जो बना वो हमारा हो गया एनहाइड्राइड। तो इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड हमारा C डबल बॉन्ड O, अगर OH आ जाता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल H आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसको भी एल्डिहाइड ही बोलेंगे। यहाँ बेंजीन में देखो C डबल बॉन्ड O H आ गया, अगर H नॉर्मल आ जाता बेंजीन की जगह पर केवल H आ जाता तो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर यहाँ पे इस वाले साइक्लोहेक्सेन की जगह पूरा बेंजीन आ जाता तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन तो यहाँ पे जब बीच में ऐसा गोला टाइप का लग जाता है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तब होता है। ये हमारा नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, ओके, एक रिंग है। नाउ दिस इज व्हाट? एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर OH के साथ CHO लगा हुआ है, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे।
और इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनल्डिहाइड, इसका नाम होता है सिनेमल्डिहाइड। आप इसको याद रख सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। कीटोन में भी आप देख सकते हैं, जब सी डबल बॉन्ड इधर भी कार्बन होता है इधर भी कार्बन होता है, तब हमारा कीटोन होता है। अगर यहाँ पे H आ जाता, एक जगह कार्बन और एक जगह H, तो ये हमारा ऊपर वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा। बट अगर दोनों H हटा दिए और दोनों जगह कार्बन कार्बन आ गए तो ये हमारा कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे CH3CO, CH3 इसका नाम होता है एसीटोन। यहाँ बेंजीन लगा देंगे, एक CH3 को उड़ा के बेंजीन लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा एसीटोफिनोन। और अगर यहाँ पे दोनों CH3 को उड़ा देंगे, यहाँ पे भी CH3 को उड़ा के एक बेंजीन लगा देंगे तो इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। ये आपको कॉमन नेम याद रखने हैं। साइनाइड क्या, अब साइनाइड्स की बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं -C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड का फॉर्मूला होता है। आइसोसाइनाइड में N और C अपने प्लेस चेंज कर लेते हैं और NC आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं। और एमाइड, ये हमारा कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा, आप यहाँ पे तब समझ सकते हैं। एमाइड्स क्या होते हैं, CONH2 को एमाइड्स बोलते हैं। यहाँ पर भी एमीन की तरह के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर CON में जो नाइट्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हमारा 1 डिग्री है। अगर वो एक नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री है। अगर वो नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो 3 डिग्री एमाइड है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे ड्यूटीरियम लिखा हुआ है, ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है, तो इसको हम 2 हाइड्रोजन के तरीके ट्रीट कर लेंगे तो ये भी 1 डिग्री की कैटेगरी में आएगा। एसिड हैलाइड क्या होता है, COCl। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लीनियर चेन रखी है, यहाँ पे COBr लिख दिया, COCl लिख दिया साइक्लोहेक्सेन की जगह। ईस्टर्स का फॉर्मूला होता है COOR, RCOOR या HCOOR। जैसे CH3COO CH3, जैसे बाईसाइक्लो रिंग बना के OCO CH3, यानी कि CH3COO बेंजीन रिंग बना दो, CH3COO कुछ भी लिख दो, RCOO फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। जैसे RCOO फ्री वैलेंसी, CH3COO फिर CH3 आ गया। एल्कोहल में आप समझ सकते हैं ये बाईसाइक्लो रिंग है। और एल्कोहल में आप देख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल भी होते हैं, अगर वो एल्कोहल नॉर्मल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो OH ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है। अगर वो OH लगातार 3 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, साझा कर रहा है, तो 3 डिग्री है। अगर वो OH 2 कार्बन से साझा कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा OH 2 डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, और यहाँ पर भी 2 डिग्री इसलिए क्योंकि ये कार्बन है और ये कार्बन है। ओके, थायोल में O की जगह हटा के, OH में O की जगह हटा के अगर S डाल देते तो थायोल बन जाता है। एल्कोहल और थायोल आप समझ गए होंगे। एमीन का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कीन हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइंस हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हेलोजेंस फिर आते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। नाइट्रो क्या होते हैं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ऐसे कुछ उसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोसो में N डबल बॉन्ड O करके होता है और यहाँ लोन के और एग्जिस्ट करते हैं नाइट्रोसो। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी IHD, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये सब होते क्या हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि कभी हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कितने हाइड्रोजन हमें और ऐड करने पड़ेंगे एक सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। एक्चुअली होता क्या है, हम सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड में बनाना, ट्रिपल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो इनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, तो आप जान लो कि जितने भी एल्केन्स हैं उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, जितने भी एल्कीन है डबल बॉन्ड वाले उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, जितने भी एल्काइंस हैं उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, और जो भी रिंग है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डिग्री ऑफ DU जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, एल्केन्स की 0, एल्कीन की 1, एल्काइंस की 2, रिंग की वजह से 1, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। बाकी कैसे होता है ये मैंने आपको दिखा रखा है। आप H2 जोड़ते जाएंगे, इनको नॉर्मल एल्केन्स में कन्वर्ट करते जाएंगे तो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिलता जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं
डबल बॉन्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा पूरा प्रॉपर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गई। यहाँ पर देख सकते हैं एक रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड की वजह से, तो 2 हो गई। यहाँ पर रिंग की वजह से 1 होगी, 3 डबल बॉन्ड है, तो 4 टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड की वजह से एक जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है, 3 हमारे डबल बॉन्ड है तो 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और रिंग की वजह से एक और, तो एडिशनल 4 हो गए। C4H7N, कभी ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 2 टाइम्स ऑफ C प्लस 2 माइनस M प्लस T। ये यहाँ पर C, M और T क्या है? तो C होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, M होते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब मोनोवैलेंट ग्रुप्स होते हैं। अगर ये कभी भी कहीं लगे हुए हैं कार्बन उसके फॉर्मूले में, तो इनको मोनोवैलेंट की कैटेगरी में काउंट आ जाएंगे और इनको काउंट कर लेंगे। टी को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स लाइक नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए तरीका क्या होता है? जैसे कि हमें निकालना था ऊपर वाले का C4H7N, तो 1/2 2 इंटू 4, क्योंकि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, प्लस 2 माइनस 7, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी मोनोवैलेंट 7 है, प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट 1 है। यहाँ पर मैंने जब वैल्यू सारी पुट कर दी तो आंसर आ गया 2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द अबव कंपाउंड इज 2। अब C5H9OH की आप लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर कार्बन 5 है, मोनोवैलेंट आपके 9 है, ओके 9 नहीं 10 है, 9 और ये 10, तो 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे कहीं पे ट्राईवैलेंट नहीं है, डाईवैलेंट से मतलब ही नहीं है, O से ट्राईवैलेंट रखना पड़ता है, तो हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गई। आप इनकी भी सॉल्व करेंगे ये सब की, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर मैंने लिख दिया, आप इनको सॉल्व करिएगा, ये सब आप सॉल्व करके देख सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको मिल जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। एल्केन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स, और एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं ओलिफिन्स। एल्केन होते हैं सारे सिंगल बॉन्ड, एल्कीन को बोलते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइंस को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इनको कंबाइंडली ओलिफिन्स बोलते हैं, इसको पैराफिन्स बोलते हैं। ये जब हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आयु पैक पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एल्केन्स की बात करते हैं, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते समय कुछ रूल्स याद रखते हैं। सबसे पहले एल्केन, अगर हमें एल्केन से रिलेटेड किसी की भी आयुपेसी करनी है तो हम लोगों को कुछ रूल्स याद करने हैं। पहला रूल तो यही कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखिए, एक ये कार्बन चेन मिल रही है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4, जिसमें 4 कार्बन है। एक ये भी लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, ये इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इस पे भी 4 कार्बन है। तो आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा होने चाहिए जो भी चेन आप ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन ले रखी है, आप इसके अलावा और कोई भी चेन लेंगे तो छोटी मिलेगी। यहाँ पे आप ये देखो, मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन ले रखी है, इसमें मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन ले रखी है। लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर देखेंगे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है। हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये है। तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। यहाँ पर भी कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे। एक्चुअली कंपाउंड अलग अलग हैं तो बात अलग है। जैसे कि ये कंपाउंड अलग था, हम इनका कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि इसमें ये नहीं लेंगे उसमें वो नहीं लेंगे। बट हाँ, लॉन्गेस्ट चेन हमें इस वाले कंपाउंड में ये लेना चाहिए था। मैंने रेड कलर से गलत दिखा दिया गया लॉन्गेस्ट चेन, तो मुझे ये लेना चाहिए था। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये ऐसा कुछ ऐसा, ये लॉन्गेस्ट चेन है, और ये मैंने यहाँ पे दिखा भी रखी है। ओके, इस वाले को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये फिगर ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों का कंपेयर करा है मैंने, ये का कंपेयर किया है मैंने। अब इनको देखते हैं। यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख ही रही होगी, ये इतनी लंबी बड़ी लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात करते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हम लोगों को लोएस्ट लोकेंट रूल याद रखना पड़ता है। देखो, लॉन्गेस्ट चेन पहले आप चुन लो, लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद
आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। किसी भी एक साइड से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कौन से साइड से नंबरिंग सबसे ज्यादा सही बैठेगी। तो जैसे कि किसी बच्चे ने यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू की, लॉन्ग चेन ये चुन ली और यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू करी, 1 2 3 4 5, 4 पे साइड चेन आ रही है, और यहाँ पे अगर यहाँ से नंबरिंग करता है तो 1 2 3 4 5, जहां जहां शार्प कॉर्नर होते हैं वहीं पे नंबरिंग करेंगे कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे चुनते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 में हम लोगों को 2 पे मिल रहा है साइड चेन, और यहाँ पे मिल रहा है 4 पे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है ये वाली नंबरिंग ज्यादा सही, ये वाली गलत है, क्योंकि इसमें साइड चेन दूर जा रही है। फर्स्ट लोवेस्ट लोकेंट जो होता है वो लोएस्ट होना चाहिए। फिर हम लोग सम रूल देखते हैं, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल अगर नहीं है। सम रूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर लॉन्ग चेन ये वाली चुन ली और इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 2 पे साइड चेन आ रही है, 5 पे साइड चेन आ रही है, तो उनका सम कितना हुआ 7। और यहाँ पे करिए अगर यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी नंबरिंग आई 3 पे और 6 पे साइड चेन, तो 9 आ रहा है। विच वन इज लेसर? 7। तो ये नंबरिंग ज्यादा बेटर है, ये नंबरिंग गलत है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर करी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 3 पर 4 पर 6 पर मिल रही है साइड चेन, यहाँ पर मिल रही है 3 पर साइड चेन, 5 पर साइड चेन, 6 पर साइड चेन, तो दोनों में ही नंबर सेम आ रहे हैं। ऐसे में क्या करते हैं, अल्फाबेट का हम लोग ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेट का मतलब मेथिल कहाँ पर है, एथिल कहाँ पर है। जैसा कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से करी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर नंबरिंग इधर से कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब साइड चेन की बात करी तो यहाँ पर 3 पर साइड चेन आ रही थी, 7 पर साइड चेन आ रही थी, यहाँ पर भी 3 पर और 7 पर साइड चेन आ रही है। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले रूल की तरीके लोएस्ट टोकेन रूल तो कोई बन ही रहा, दोनों इक्वल आ गए। तो अब हम लोग देखेंगे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। यहाँ पर देखेंगे तो पहले 3 और 7 में पहले हमारा आ रहा है मेथिल, क्योंकि यहाँ पर मेथिल होगा CH3, यहाँ हमारा मेथिल होगा। ओके, और यहाँ पे हमारा एथिल होगा, ये जो है एथिल है CH2 और CH3, CH2CH3 को C2H5 बोलते हैं, और ये हमारा एथिल होता है। ठीक है, तो एथिल बाद में जा रहा है, जबकि इस वाले में अगर नंबरिंग याद करते हैं तो एथिल 3 नंबर पे आ रहा है। एथिल की पहले नेम करेंगे, बाद में मेथिल की, तो ये वाली ज्यादा नंबरिंग से सही है। नंबरिंग में बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नॉमेनक्लेचर का रूल ये होता है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, देन वर्ड रूट लिखते हैं, देन सफिक्स, देन उसका प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं, जिसमें एन, इन, आइन जोड़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे यूजुअली फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। प्रीफिक्स में हमारे साइड चेन आती हैं, और ब्रोमो, क्लोरो, आइडो ये सब आते हैं, हेलो फैमिली से आते हैं, हेलोजन फैमिली से। वर्ड रूट्स क्या होते हैं? वर्ड रूट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, इनको बोलते हैं वर्ड रूट। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में आ गए 1, तो इसको मेथ बोलेंगे, 2 आ गए तो एथ, 3 आ जाएंगे तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट होता है रूट वर्ड, 6 पे हमारा हेक्स होता है, 7 पे हेप्ट होता है, 8 पे ऑक्ट होता है, 9 पे नोन होता है, 10 पे डेक होता है, 11 पे अनडेक, 12 पे डू डेक, 13 पे ट्राई डेक, 14 पे टेट्रा डेक, 15 पे पेंटा डेक, 16 पे हेक्सा डेक, 17 पे हेप्टा डेक, 18 पे ऑक्टा डेक, 19 पे नोना डेक, 20 पे आईकोस एंड 21 पे हेनिकोस, 32 पे डूकोस, ऐसे ट्राइकोस, ऐसे चलता रहेगा। 30 पे आ जाएगा ट्राइकॉन्ट, 40 पे आ जाएगा टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, ऐसे करके चलता रहेगा। और प्रीफिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे, साइड चेन के प्रीफिक्स क्या क्या हो सकते हैं प्रीफिक्स में, जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब हमारे साइड चेन होते हैं। अब हम लोग साइड चेन में ऐसे भी देख सकते हैं आइसोप्रोपिल क्या होता है। जैसे ये प्रोपिल तो है, आइसोप्रोपिल का मतलब होता है जब एक कार्बन पे 2 मेथाइल जुड़े होते हैं, एक कार्बन पे 2 मेथाइल जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं। एक कार्बन पे लगातार 2 मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं, इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं। इसकी नंबरिंग आप ऐसे कर सकते हो, ये लॉन्ग चेन चुन लिया आपने। लॉन्ग चेन तो आप सोच रहे होंगे लॉन्ग चेन तो ऐसी हुई कुछ 3 कार्बन वाली, लेकिन लॉन्ग चेन हम लोग जब ऐसा कर रहे होते हैं तो ये वाला लॉन्ग चेन नहीं चुनते हैं। इनकी आईयूपीएसी नेम करते समय, आइसोप्रोपिल की आईयूपीएसी नेम करते समय हम लोग ये लॉन्ग चेन चुनते हैं, जो मैंने कर रखी नंबरिंग 1 और 2। उस पे जो 1 और 2 पे 1 पे आ रहा है आपका मेथाइल और एथाइल, ये पूरा खुद का एथाइल है। 1 पे आ रहा है मेथाइल,
और ये पूरा खुद एथाइल है, ऐसे इसको करते हैं। आइसोप्रोपिल इसका कॉमन नेम होता है। जैसे कि ये हमारा ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल में 4 ऐसे कर करके वो करा दिए, तो ये हो गया ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का मतलब होता है एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, तो आइसो वर्ड लग गया। ब्यूटाइल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े थे, लेकिन 3 टोटल कार्बन थे, तो आइसोप्रोपाइल बोल दिया था। ऐसे नीचे आइसोब्यूटाइल हो गया। इसका यूपीएससी नेम कैसे करेंगे? हमने कहा था इनमें हमेशा इनको लॉन्ग चेन चुन लेते हैं, तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल लॉन्ग चेन के लिए बोल दिया था, 2 पे मिथाइल आ रहा है। टर्शरी ब्यूटिल की बात करते हैं। इनमें टर्शरी ब्यूटिल क्यों बोला? जब एक कार्बन लगातार 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, जब एक कार्बन पे लगातार 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, लगातार क्या, एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल। क्यों बोला? क्योंकि 4 कार्बन है। टर्शरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, आपको नाम समझ में आ रहे होंगे। इसका यूपीएससी नेम करना है तो हमेशा स्ट्रेट वाली चेन ऐसे ले लो, 1 और 2 ऐसे ले लिया, तो 1 पे क्या है? मिथाइल, और यहाँ पे भी मिथाइल, तो 1,1 डाई मिथाइल, और ये क्या है लॉन्ग चेन में? एथाइल, तो उसको ऐसे लिख दिया। पेंटाइल का भी वही केस है, आइसोपेंटाइल भी बना सकते हो आप। एक कार्बन लिख के उस पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो आइसोपेंटाइल हो जाएगा। नियोपेंटाइल क्या होता है? जब एक कार्बन पे लगातार 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग मेथाइल बोलते हैं, सॉरी नियोपेंटाइल बोलते हैं। नियोपेंटाइल की आईयूपीएसी करने के लिए भी हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये क्या सीन था? यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग चेन मान लिया, इसको चुन लिया, इसको, तो 1 2 3, तो 2,2 ये मिथाइल है, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, और ये वाली चेन में प्रोपाइल आ रहा है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। यहाँ पे देखते हैं, इनमें भी हम लोगों ने लॉन्ग चेन चुन ली, इसको टर्शरी पेंटाइल बोलेंगे। टर्शरी पेंटाइल इनके कॉमन नेम है। बाकी आप इसमें भी मान लीजिए ये लॉन्ग चेन चुन ली, 1 पे 1,1 डाई मिथाइल तो है ही, 1,1 डाई मिथाइल, और ये लॉन्ग चेन में प्रोपाइल आ रहा है, तो इसको प्रोपाइल लिख दिया। ऐसा सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होता है, इसकी भी आईयूपीएसी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ सॉरी कुछ प्रीफिक्स हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया है, उनको देखते हैं। जैसे 2 अगर हमारे हैं कभी साइड चेन में, 2 मिथाइल हैं तो उनको डाई बोलेंगे, 3 मिथाइल हैं तो ट्राई बोलेंगे, 4 मिथाइल हैं टेट्रा बोलेंगे, 5 मिथाइल है पेंटा बोलेंगे। कभी कभी नहीं देख लेते हैं 1,1 डाई मिथाइल, कभी 3 मिथाइल हो तो 1,1,1 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी आईयूपीएसी नंबरिंग कैसे करते हैं। पहले लॉन्ग चेन चुन लिया, तो 2 पे मिथाइल है साइड चेन, तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे 2 हाइफेन लगा के मिथाइल, फिर रूट वर्ड पेंट, और एन क्यों जोड़ा? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो एल्केन का एन जोड़ दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ से नंबरिंग करी, लॉन्ग चेन चुन ली, 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या आ रहा है? एथाइल, क्योंकि ये जो चेन है ये एथाइल को दिखाती है, ये पूरी चेन एथाइल को दिखाती है, C2H5 को, तो 3 एथाइल हेक्सेन। इसकी नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे साइड चेन है, 2 पे साइड चेन है, तो 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। यहाँ से साइड चेन करी, क्योंकि मैंने आपको अभी लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था, जब सेम हो जाता है तो हम लोग एथाइल वाले को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग करी, यहाँ से नहीं करी। 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे एथाइल आ रहा, 5 पे मिथाइल आ रहा, तो 3 एथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि रूट वर्ड 7 था,